घर में शादी का माहौल था। घर में चारों तरफ चहल पहल थी। घर की पूरी सजावट बहुत ही बेहतरीन ढंग से की गई थी। सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। अब बारात आने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। जहां खुशियों का माहौल होना चाहिए, वहां एक कमरे में जैसे मातम पसरा हुआ था। कविता, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, वो अपने कमरे में सर झुकाए खड़ी थी और उसके आंखों से आंसू की धारा ये बह रही थी और वो बार बार अपना हाथ भी मसले जा रही थी। उसके सामने ही उसके बड़े पापा विक्रम सिंह राठौड़ और कविता के पापा रणवीर सिंह राठौड़ हाथ जोड़े खड़े थे। विक्रम सिंह राठौड़ ने हाथ जोड़े कविता की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, अब हमारी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। अब जो भी कर सकती हो वो तुम ही कर सकती हो। हमारी इज्जत बचा लो बेटी, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी कविता के पापा ने कविता के पास जाते हुए कहा, बेटी, भैया सही कह रहे हैं, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमारी मान और प्रतिष्ठा का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी इज्जत को यूं नीलम नहीं होने दोगी। दरअसल आज विक्रम सिंह राठौड़ की लड़की रानी की शादी थी और बारात आने के कुछ ही घंटे पहले रानी गायब हो गई, क्योंकि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वो आज़ाद ख्याल की लड़की थी। वो खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। वो बिना रोक टोक के रहना चाहती थी। विक्रम सिंह राठौड़ ने जब उसकी शादी अपने दोस्त रणवीर सिंघानिया के बेटे नितिन सिंघानिया से फिक्स की थी, तभी रानी ने अपने पापा को मना कर दिया था कि मैं ये शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अभी एंजॉय करना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके पापा ने उसकी एक ना सुनी और कहा, यहाँ तुम्हारी मर्जी की नहीं, यहाँ मेरे बिजनेस की बात है और मैं अपने बिजनेस के साथ कोई भी समझौता करना पसंद नहीं करता। तुम्हें नितिन सिंघानिया से शादी तो करनी ही पड़ेगी। अपने पिता की ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने उसी वक्त शादी के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन आज ऐन वक्त पर, जब बारात आने में बस 3 से 4 घंटे ही बाकी थी, तो रानी फुल सिक्योरिटी होने के बाद भी घर से भाग गई थी। जब ये बात विक्रम सिंह राठौड़ को पता चली, तो वो टेंशन के मारे बेहोश हो गए। जैसे तैसे उनको होश में लाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो दोबारा से कुछ और भी हो सकता है। लेकिन विक्रम सिंह राठौड़ का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और साथ में ये भी डर सताए जा रहा था कि अब क्या होगा। वो अपने दोस्त रणवीर सिंघानिया को क्या जवाब देंगे। विक्रम सिंह राठौड़ में डरते हुए अपने दोस्त रणवीर सिंघानिया को कॉल किया और उन्होंने सिंघानिया साहब को सारी बात बताई। रणवीर सिंघानिया ने जब इतना सुना कि रानी भाग गई है, वो गुस्से से लाल हो गए और बोले, मैं कुछ नहीं जानता विक्रम, मेरे मेहमान आ गए हैं और सारी तैयारी भी हो गई है। हम बस बारात लेकर निकलने ही वाले हैं। अब तुम इस वक्त पर बोल रहे हो कि रानी भाग गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ही देख लो क्या करना है। लेकिन मैं बारात नहीं रोक सकता। मैं बारात लेकर आऊँगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे आज ही शादी करनी है, मतलब शादी करनी है। तुम क्या करोगे मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं बारात लेकर आ रहा हूँ, बस। सिंघानिया साहब की बात सुनते हैं विक्रम सिंह राठौड़ ने कुछ देर चुप होने के बाद कहा, ठीक है सिंघानिया साहब, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं अपने छोटे भाई की बेटी कविता की शादी आपके बेटे नितिन से करना चाहता हूँ। विक्रम सिंह राठौड़ के मुंह से इतना सुनते ही सिंघानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तुरंत हाँ करते हुए कहा, बहुत अच्छा कहा तुमने। मुझे वो लड़की पहले से ही पसंद थी, लेकिन मैं कह नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारी बेटी रानी से मेरे बेटे नितिन की शादी होगी, ये बात हमने पहले ही फिक्स कर ली थी। लेकिन जब से मैंने कविता को देखा था, मैं कविता को ही अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। भगवान की मर्जी देखो, अब कविता ही मेरी बहू बनेगी। सिंघानिया साहब का जवाब सुनकर विक्रम सिंह राठौड़ को थोड़ा सुकून मिला और उन्होंने थोड़ा राहत की सांस ली और कहा, ठीक है सिंघानिया साहब, फिर मैं अभी जाकर कविता से बात करता हूँ और उसे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहता हूँ। लेकिन सिंघानिया साहब, एक बात है जो मुझे अभी क्लियर करनी है। सिंघानिया साहब ने उत्सुकता से पूछते हुए कहा, बोलो क्या बात है? विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा, कविता की उम्र अभी मात्र 20-22 साल ही है। वो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। वो टॉपर स्टूडेंट है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। वो आगे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी। क्या इससे आपको कोई दिक्कत है? सिंघानिया साहब ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे तो मेरी 7 पुश्तें घर बैठकर खा सकती हैं, इतना पैसा है मेरे पास। लेकिन मेरे बच्चे जो करना चाहें वो कर सकते हैं। वो उनकी इच्छा है।
अब देखो ना, मेरे बेटे नितिन को ही ले लो। मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कितने लोग मेरे नीचे काम करते हैं, लेकिन मेरा बेटा वो टीचर है, वो बिजनेस में मेरा हाथ भी नहीं बटाना चाहता। उसको बच्चों को पढ़ाकर ही सुकून मिलता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसे कितनी बार कहा, ये सब छोड़ो और मेरा बिजनेस संभालो। मेरी भी अब उम्र हो रही है, मुझे भी आराम करना है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जिसकी जो इच्छा है वो उसे करना ही चाहिए। एक ही तो जिंदगी है हमारी। आप चिंता मत करिए विक्रम जी, कविता जो चाहे वो कर सकती है। मैं उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। उसका मन होगा तो वो पढ़ाई कंटिन्यू करेगी, या उसका मन होगा तो वो कुछ और करेगी, या घर में रहेगी। वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मेरा इकलौता लड़का और बहू है, मैं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। सिंघानिया साहब की बात सुनकर विक्रम सिंह राठौड़ को तसल्ली हुई और उन्होंने ठीक है कहते हुए फ़ोन रख दिया। और अब विक्रम सिंह राठौड़ और उनके छोटे भाई कविता के पापा दोनों जन कविता को मना रहे थे शादी के लिए। लेकिन कविता बस रोए ही जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठंड के मौसम में भी उसके चेहरे से पसीना आ रहा था। वो बिल्कुल घबरा रही थी, क्योंकि उसने अभी शादी के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं था। रानी ने उसे बहुत बुरी तरह भसा दिया था। वो मन ही मन रानी को गाली दे रही थी। रानी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर फ्यूचर में कभी तू मुझे मिल गई ना, तो मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अभी कविता यही सब सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ के उसे झकझोरते हुए कहा, तुम सुन रहे हो ना कविता? कविता ने चौंकते हुए कहा, हाँ पापा सुन रही हूँ। पापा पापा मैं भी शादी नहीं करना चाहती। अब प्लीज़ मना कर दीजिए ना। मैं कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। पापा मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं? पापा मेरी भी कुछ सपने हैं, मैं भी पढ़ लिख कर अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। उसके इतना कहते ही विक्रम सिंह राठौड़ कदम बढ़ाते हुए उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटी, तुम्हारे जो सपने हैं, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जितना पढ़ना है, तुम वो सब करोगी, क्योंकि तुम्हारे ससुर सिंघानिया साहब ने कहा है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम्हें फुल आज़ादी दी जाएगी, तुम्हें किसी भी बंदिश में नहीं रखा जाएगा। अपने बड़े पापा के मुंह से इतना सुनते ही उसने सर उठाकर अपने बड़े पापा को देखा और आंखों में आंसू लिए हुए बोली, लेकिन बड़े पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। उसने अभी इतना ही कहा था कि तब तक उसके पापा ने गुस्सा होते हुए कहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कविता? कब से भैया कह रहे हैं शादी करनी है मतलब करनी है। तुम्हें बड़ों का लिहाज करना नहीं आता है क्या? मैंने यही संस्कार तुम्हें दिए हैं। अपने पापा के मुंह से इतना सुनकर कविता की आंख से और तेज से आंसू बहने लगे। और तभी विक्रम सिंह राठौड़ ने कविता के चेहरे को अपने दोनों हाथ में पकड़ते हुए कहा, बेटा, तू भी मेरी बेटी ही है, तो ये मत सोच कि मैं तेरे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं भी तेरा भला ही चाहता हूँ। आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है, तो क्यों ना तुम नितिन से शादी कर लो। इससे हमारी दोस्ती और बिजनेस दोनों ही बना रहेगा और समाज में हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। रानी ने हमारी इज्जत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उस घाव को तुम ही भर सकती हो बेटा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटी, इस रिश्ते के लिए मान जाओ। अपने बड़े पापा को कविता ने कभी भी रोते हुए नहीं देखा था। आज वो अपनी ही बेटी की वजह से रो रहे थे। ये सब देखकर कविता का कलेजा फट गया और उसने तुरंत अपने बड़े पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बड़े पापा, प्लीज़ आप ऐसे मत रोइए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ऐसा देखकर। आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ बड़े पापा। उसने अपने बड़े पापा के आंसू पोंछते हुए कहा। तो विक्रम सिंह ने कविता को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने आज मेरी इज्जत की लाज रख ली बेटी। विक्रम सिंह राठौड़ ने कविता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं अभी ब्यूटिशियन को कॉल करता हूँ, वो आकर तुम्हें अच्छे से रेडी कर देगी, क्योंकि बस 1-2 घंटे में ही बारात आने वाली है। अपने बड़े पापा की बात सुनकर कविता ने एक बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर हाँ कर दिया और उसके बड़े पापा वहां से चले गए। पापा और बड़े पापा के जाने के बाद कविता अपने बिस्तर पर धड़ाम से गिर गई और तकिए में अपना मुंह दबाकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछे और बेड पर बैठ गई। उसके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची थी। उसने आज से पहले कभी भी नितिन को नहीं देखा था। जब उसके बड़े पापा ने रानी का रिश्ता नितिन के साथ फिक्स किया था तो रानी और नितिन को एक कैफे में मिलवाया था ताकि दोनों एक दूसरे को देख लें। लेकिन कविता ने तो अभी तक नितिन को देखा भी नहीं था और वो आज उससे शादी करने वाली थी। उसके दिल में बहुत से सवाल पनप रहे थे। क्या मैं नितिन के साथ खुश रह पाऊंगी? क्या नितिन मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि उसने तो रानी को अपने लिए पसंद किया था। क्या वो मुझे रानी की जगह पर रख पाएगा?
क्या वो मेरे साथ सही बर्ताव करेगा? वो अभी यही सब सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर ब्यूटिशियन आ जाती है। ब्यूटिशियन को देखते ही तुरंत कविता अपने बेड से उठती है और आंसू पोंछते हुए चेयर पर बैठ जाती है। ब्यूटिशियन आते ही अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। कम टाइम में कविता को पूरा रेडी करना था। अब लगभग 7 बज रहे थे और बारात भी आ चुकी थी। कविता ने घूंघट लिया हुआ था और घूंघट में ही कविता और नितिन की शादी संपन्न करा दी गई थी। नितिन बिल्कुल सीधे अंदाज में पूरी शादी कर रहा था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उसकी बीवी ने घूंघट क्यों लिया हुआ है, या उसने एक बार भी ये नहीं चाहा कि एक बार घूंघट उठा के देखूं कि घूंघट में कौन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि घूंघट में कौन है, उसे बस शादी करनी थी। ऐसे ही शादी संपन्न होती है और कविता नितिन के साथ सिंघानिया हाउस आ जाती है, जहां पर उसकी सास बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बहू रानी नहीं कविता है। दरअसल नितिन की माँ को भी कविता ही पसंद थी, लेकिन बड़ी बहन के रहते छोटी बहन की शादी होना पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें रानी से ही नितिन की शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन आज वो बहुत खुश थी, उनको उनकी मनचाही बहू मिल रही थी। नितिन और कविता दोनों ही कार से उतरते हैं। गृह प्रवेश करने से पहले नितिन की माँ अपनी बहू कविता का घूंघट उठाती है और उसके खूबसूरत चेहरे की बालियां लेते हुए कहती है, वाह, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। मेरी कविता बहू कितनी सुंदर लग रही है। अपनी माँ के मुंह से कविता का नाम सुनकर नितिन को थोड़ा झटका लगा, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। उसने एक बार भी कविता की तरफ देखने की भी कोशिश नहीं की। नितिन की माँ ने बखूबी गृह प्रवेश किया। अभी गृह प्रवेश की रस्में पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस भी करो, कितना और रस्म करना बाकी है। अभी मैं थक गया हूँ, मैं और खड़ा नहीं रह पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ आराम करने। आपको जो करना है आप अपनी बहू के साथ ही कर लो। इतना कहते हुए वो वहां से अपने कमरे में चला जाता है। नितिन का ये व्यवहार कविता को अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में सोचती है, इनको क्या हो गया अचानक? रस्म ही तो है, कितना टाइम लगता है? अपने शादी की रस्म को बीच में ही यूं अधूरा छोड़कर कोई ऐसे जाता है क्या? अपने बेटे को यूं गुस्से में रस्म छोड़कर जाते देख नितिन की माँ को भी समझ में आ गया था कि नितिन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसने पहले ही कह दिया था कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन अपने पापा और मम्मी की ज़बरदस्ती की वजह से उसने शादी की, क्योंकि वो बहुत ही खुले मिजाज का लड़का था। वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, जो वो कर भी रहा था। उसकी 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स भी थीं, लेकिन एक दिन अचानक से उसके पापा सिंघानिया साहब ने शादी का प्रपोजल उसके सामने रख दिया और कहा, बेटा, मेरे दोस्त की लड़की है रानी, तुम्हें उससे शादी करनी है। कब तक यूं आवारागिरी करते रहोगे? अब अपनी शादी कर लो और हमें भी इसी जिंदगी में अपने पोते पोतियों का मुंह दिखा दो। हमारी तो तुम इकलौती संतान हो, हम किसी और से थोड़ी ना उम्मीद करने जाएंगे। हमारी जो भी उम्मीदें हैं वो सब तो तुम ही पूरा करोगे ना। अपने पापा की बात नितिन खड़े होकर ध्यान से सुन रहा था। तो उसके पापा की बात खत्म हुई तो उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा और मम्मी को आंख मारते हुए बोला, मम्मी, पापा कितने फिल्मी है ना, आप कैसे झेलती हैं इनको? मम्मी ने नितिन के सर पर धीरे से थपक लगाते हुए कहा, चुप कर बदमाश, बहुत शरारती हो गया है तुम, कुछ भी बोल देता है। और तभी नितिन ने कहा, हाँ तो बेटा किसका हूँ? उसके इतना कहते ही सिंघानिया साहब ने चेहरे पर बनावटी की सख्ती लाते हुए कहा, देखा आपने, कितना बदमाश हो गया है आपका लड़का। आपने ही इन्हें सर पर चढ़ाकर रखा है, इसलिए ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अपने पापा को यूं कहता देख नितिन अपनी माँ के गले से लिपट गया और बोला, देखो ना मम्मी, पापा क्या बोल रहे हैं। मम्मी तो बस हंसते हुए अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते जा रही थीं कि तभी सिंघानिया साहब ने कहा, देखो बेटा, तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हें कभी मन नहीं करेंगे। तुम जो कहते हो हम वो करते हैं ना। हमने कितनी बार कहा है, आप इधर उधर फिजूल टाइम बर्बाद मत करो। क्या ज़रूरत है तो उधर भटकने की? आपका इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालो। लेकिन नहीं, आपको तो इधर उधर ही मज़ा आ रहा है, तो करिए आपको जो करना है, हम आपको कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको रानी से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हमारा भी मन करता है अपने पोते और पोतियों के साथ खेलने का। सिंघानिया साहब की बात सुनते हुए नितिन ने कहा, लेकिन पापा, हमें अभी शादी नहीं करनी है। नितिन अभी कुछ कहा ही रहा था कि सिंघानिया साहब ने हाथ दिखाते हुए उसे रोक दिया और कहा, बस नितिन, अब बस भी करिए, बहुत हो गई जिद। अब आप वही करेंगे जो हम कहेंगे, और हमने कह दिया कि आपकी शादी रानी से होगी तो मतलब होगी। पापा की बात सुनते हुए नितिन ने हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने पापा और मम्मी से बहुत प्यार करता था और वो उन्हें नाराज करना नहीं चाहता था।
इस तरह नितिन और कविता की शादी दोनों के न चाहते हुए भी हो गई थी और आज रस्म बिना पूरी किए ही नितिन अपने कमरे में चला गया था। नितिन की माँ ने एक बार अपने बेटे को जाते हुए देखा और फिर कविता की तरफ देखा, जो अभी भी नितिन की तरफ ही देख रही थी। नितिन की माँ को ये भी समझ में आ गया था कि उनकी बहू को ये अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुम बुरा मत मानो, वो थक गया है ना, इसलिए आराम करने गया है। कोई बात नहीं है, हम बाकी की रस्म भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं और फिर तुम भी जाकर आराम करो। अपने सासू माँ के इतना कहने पर कविता ने हाँ में सिर हिलाया और सारी रस्में पूरी की। अभी कविता कमरे में जाने ही वाली थी कि तब तक नितिन कमरे से बाहर आ गया और अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आ जाऊँगा, मुझे कुछ काम है। नितिन की माँ ने नितिन की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, जल्दी आना, अब तू अकेला नहीं है। नितिन अपनी माँ को बाय करके इतना तेजी से घर के बाहर गया कि शायद जो उसकी माँ ने कहा वो उसे सुनाई भी नहीं दिया होगा। कविता अब अपने बेडरूम में पहुंच चुकी थी। उसका बेडरूम किसी आलीशान घर से कब नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई राजा या महाराज का घर हो। उस कमरे में रहकर उसे रानी वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। वो इसलिए कि आज रात को होने वाली सुहाग रात को लेकर वो तो अभी नितिन को अच्छे से जानती भी नहीं थी। जानना तो बहुत दूर की बात है, उसने तो अभी तक नितिन को अच्छे से देखा भी नहीं है। वो डर रही थी कि नितिन उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। उसने सुना था कि बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती हैं। वो कमरे में बैठी फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाते चलाते उसे नींद आने लगी, तो वहीं बेड पर सो गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। नितिन अपने कमरे में आया तो अपने बेड पर कविता को सोया हुआ देख उसे गुस्सा आया, तो उसने कविता का बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, उठो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? जल्दी हटो मेरे बेड से। तुम्हारी औकात भी है ऐसे बेड पर सोने की, जो महारानी जैसी सोई हो? नितिन की आवाज़ सुनकर कविता चौंक कर उठ गई। नितिन के कहे हुए शब्द उसे तीर के जैसे लग रहे थे। उसने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं की थी कि नितिन, जो अब उसका पति है, वो उसे ऐसा भी कुछ कह सकता है। कविता आंख मीचते हुए बेड से खड़ी हो जाती है और नितिन की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? कविता अभी और कुछ कहने ही जा रही थी कि तब तक में नितिन ने कविता को चुप कराते हुए कहा, और कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर चुपचाप सोफे पर सो जाओ। और हाँ, एक बात याद रहे, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। मैंने अपने मम्मी और पापा की खुशी के लिए तुमसे शादी की है, इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। नितिन के मुंह से अपने लिए ऐसे बात सुनकर कविता को थोड़ा तसल्ली हो गई थी। अब उसे थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो सुहागरात की बात से ही डर रही थी, क्योंकि अभी वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे लगा कि शायद वो रानी से शादी न होने की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो भी है उसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि वो अभी इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए खुश होते हुए सोफे की तरफ चली गई और तसल्ली से सो गई। सुबह जब कविता की नींद खुली तो उसने देखा तो वहाँ नितिन नहीं था। कमरे में किसी को न देखकर कविता को रिलैक्स फील हुआ। कविता तुरंत वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर तैयार होकर जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि वो कई दिन से कॉलेज नहीं जा पा रही थी और लगभग 1 महीने से उसकी पढ़ाई सही नहीं चल रही थी, क्योंकि उसके कॉलेज में एक नया टीचर आने वाले थे। पुराने टीचर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और नया टीचर को आने में अभी लेट था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई 1 महीने से ही लगभग रुकी हुई थी। और अभी तो वो 3-4 दिन से शादी की वजह से कॉलेज भी नहीं जा रही थी। कविता जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है, उसकी कॉलेज फ्रेंड्स उसके पास आ जाती हैं और उससे शिकायत भरे अंदाज में कहती हैं, अरे कविता, इतने दिन तक तू कहाँ थी? कॉलेज नहीं आ रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कविता ने बात को संभालते हुए कहा, अरे यार, मेरी बहन रानी की शादी थी ना, उसी किस काम में बिजी थी, इसलिए कॉलेज नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब तू टेंशन मत ले, अब मैं रोज़ कॉलेज आऊँगी। कविता बिल्कुल सिंपल से कॉलेज गई थी, जैसे वो पहले जाया करती थी। उसे देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि उसकी अभी कल ही शादी हुई है। वो अपने क्लासरूम में बैठकर अभी बात ही कर रही थी कि तभी बाहर से एक लड़की दौड़ते हुए क्लासरूम में आती है और कहती है, नई टीचर आ रहे हैं, सब लोग शांत हो जाओ। प्रिंसिपल सर बता रहे थी कि ये सर बहुत खड़ूस है, गुस्सा इनकी नाक पर ही रहता है, सब लोग शांत रहना। ये कहते हुए वो अपने सीट पर बैठ गई थी। तभी दरवाजे से टीचर की एंट्री होती है।
क्लासरूम में टीचर को देखकर कविता की तो आंख फटी की फटी रह गई। टीचर को देखकर सब लोग खड़े हो रहे थे तो कविता भी खड़ी हो गई। दरअसल जो कविता के कॉलेज में नया टीचर आए थे वो कोई और नहीं बल्कि नितिन ही था। नितिन ने जैसे ही सबको बैठने के लिए इशारा किया, उसकी नज़र कविता पर गई, जो उसे ही बड़ी बड़ी नज़रों से घूर रही थी। कविता को देखते ही नितिन के होश उड़ गए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस कॉलेज में उसका ट्रांसफ़र हो रहा था उसी कॉलेज में कविता पढ़ती है। लेकिन किसी तरह दोनों ने खुद को संभाला और नितिन ने स्टूडेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। और वहीं दूसरी जगह कविता भी नॉर्मल होकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके दिल में जैसे तूफान उमड़ रहा था। आज पहले ही दिन नितिन कॉलेज में आते ही सबका टेस्ट लिया था। उसने सबको क्वेश्चन दिया था और सब लोग उसे हल कर रहे थे और वो शांति से सबको देख रहा था, जिसमें वो कविता को तो ज़्यादा ही देख रहा था। जब सब लोग अपना आंसर लिखने में व्यस्त थे, मौका मिलते ही नितिन कविता के पास आया और झुककर उसके कान में बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। ये गलती से भी तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए, पर यहाँ कॉलेज में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, ठीक है? उसकी बात सुनकर कविता ने हाँ में सिर हिलाया तो नितिन वहां से चला गया। नितिन को लगा कि उसे किसने नहीं देखा है। जब वो कविता के कान में कुछ कह रहा था तब उसे एक लड़के ने देख लिया था और उनका तुरंत जाकर वरुण को सारी सच्चाई बता दिया था कि एक नई टीचर आए हैं, उन्होंने कविता के पास जाने की कोशिश की है। वरुण, जो कि कविता का सीनियर था और कविता से बहुत प्यार करता था, अगर कोई कविता की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो वो उसकी आंखें नोच लेता था। उसे पता चलेगा कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी टीचर भी उसका पति है, तो वो नितिन के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। आपकी कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी कहानी सुनने के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।